गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। तो आज हम करेंगे गाउस के दो अनुप्रयोग, जिसमें से पहला अनुप्रयोग है आपका किसी चालक गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोई अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आज के टॉपिक में हमारे दोनों ही गोले हैं, पर फर्क इतना है, एक चालक गोला है और एक अचालक गोला है। तो देखिएगा दोनों में क्या फर्क होता है और किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इस वजह से ही इन दोनों टॉपिक्स को आज हम एक साथ ले रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक चालक गोले के साथ। हमने लिखा है कोई हमारे पास एक ऐसा चालक गोला है जो कि समरूप आवेशित है, यानी कि एक गोला है। आपका जो गोला होता है, आपको ध्यान होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यह हमेशा एक त्रिविमीय चीज होती है, यानी कि इट इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। किंतु बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो चालक गोला होता है, अगर आप उसे आवेशित करते हैं तो उसके सारे के सारे आवेश समरूप से बाहरी पृष्ठ पर ही विद्यमान होते हैं। कृपया करके मेरी बात को बहुत गौर से समझिए। यदि आपका कोई चालक गोले को आप आवेशित कर रहे हो, गोला हालांकि 3 डायमेंशनल है, जैसे मैं कह दूं कोई फुटबॉल है तो वो 3 डायमेंशनल, इट इज अ 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय है, आप उसके अंदर भी कुछ भर सकते हैं। किंतु यदि वह चालक है तो उस पर हमेशा जो आवेश होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतह पर ही विद्यमान होगा। एम आई क्लियर? बात को ध्यान से समझिए। चालक गोले पर आपका आवेश सिर्फ और सिर्फ सतह पर ही विद्यमान होता है। अगर आप इस चीज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो आप इसको बिल्कुल उसी तरह पाएंगे जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में किया है। ये बिल्कुल उसी प्रकार लग रहा है जैसे कि आपका कोई कोश हो। कोश क्या चीज थी, हमने पिछले वीडियो में किया, वो एक यानी कि 2 डायमेंशनल थी, जिस पर भी सतह पर ही आवेश होता है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, अगर आपके पास भले ही चालक गोला आए या आपके पास गोलीय कोश आए, एग्जाम में दोनों में से कुछ भी पूछा जाए, आपको पूरी डेरिवेशन बिल्कुल सेम ही रखनी है। ठीक है, तो इसमें भी आप सेम डेरिवेशन करेंगे जो हमने कल की थी। हमको जो रिजल्ट मिले थे वो सेम रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम जो आपका आवेश वितरण है उसे सिग्मा लेंगे। सिग्मा आपका लिया जाएगा Q/S। यहाँ पर S क्या होगा, ये आपका गोला है, अगर मैं इसको मान लूँ त्रिज्या R, तो ये हो जाएगा Q/4πr²। तो यहां से Q का मान आएगा आपका सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक है, फिर बिल्कुल आपको क्या करना है, 3 बिंदु लेनी है, यानी 3 स्थितियां लेनी है। एक बाहरी पृष्ठ पर एक बिंदु ले लेंगे P, उस पर आप विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे जिस प्रकार कोश के लिए निकाला। तो मैं यहाँ सीधे सीधे रिजल्ट लिख रही हूं क्योंकि अपना कुछ भी उसमें बदलाव नहीं है। तो हमको यहाँ पर बाहरी पृष्ठ के लिए ये निकलेंगे। अगर परीक्षा में आता है तो आपको ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, भले ही चालक गोला है, आपको सेम चीज करनी है जो हमने गोलीय कोश के लिए की थी। ठीक है, बिल्कुल सारे स्टेप्स वही फॉलो अप करने हैं। जो रिजल्ट मिला था हमारा आखिरी, वो मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ आपको कि हमको सारे के सारे समान रिजल्ट ही मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यह विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि चालक गोला या गोलीय कोश सेम डेरिवेशन है, रिजल्ट भी आपको तीनों के लिए समान ही मिलेंगे। और यदि हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं R और E के मध्य, तो R और E के मध्य भी आपको सेम ग्राफ ही प्राप्त होता है। यहाँ अंदर की तरफ 0, E सतह पर ये, और E जो अंदर है वो किस पे निर्भर करता है, R² पे। ठीक है, तो ये भले ही अपने कोर्स में अलग टॉपिक है, पर अपन को एक ही चीज का ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक पे हम आते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है समरूप आवेशित अचालक गोला। अब आपके दिमाग में बात आती है कि अचालक गोला है तो क्या इसमें भी सेम करना है? बिल्कुल भी नहीं।
क्या अंतर है वो आप इधर पे चित्र द्वारा ही समझ जाएंगे। यदि हमारे पास बच्चों कोई अचालक गोला होता है और आप उसे आवेशित करते हैं, तो आवेशित करने पर किसी अचालक गोले के लिए जो आवेश होता है वो समरूप से पूरे के पूरे अंदर भर जाता है। जैसे फुटबॉल में हवा भरी जाती है, कैसे समान रूप से पूरी गेंद के अंदर हवा भरी जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर अचालक गोले को आप आवेशित कर रहे हो तो उसके अंदर, उस गोले के अंदर आपका पूरा आवेश समान रूप से समा जाता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है बच्चों आपका अचालक और चालक गोले को जब आप आवेशित करते हैं। यहीं से मूल इसकी पकड़ है। इस वजह से इसकी जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल ही अलग होने वाली है किसके कंपैरिजन में, चालक गोले की तुलना में। तो चलो मिलके चलते हैं और इस वाली डेरिवेशन को हम लोग समझते हैं और करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले ही बात बोली कि ये गोला है, गोले का तात्पर्य यह एक त्रिविमीय कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है। इट इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और किसी भी त्रिविमीय ऑब्जेक्ट के लिए जो आप आवेश वितरण लेते हैं उसे आप रो द्वारा दर्शाते हैं और उसका सूत्र होता है Q/V। इसको हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। जिन बच्चों ने पीछे के वीडियोस न देखे हो तो इस चीज़ को वहाँ पे देखिएगा, किस प्रकार से आवेश वितरण होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रो होता है किसी भी त्रिविमीय में Q/V। V होता है उसका आयतन। यहाँ पर हम लोग आयतन किसका ले रहे हैं, जिस गोले को आपने किया आवेशित। जो मैंने गोला लिया है बच्चों, जो गोला है, इस गोले की त्रिज्या कितनी ली अपन ने, इसकी त्रिज्या ली है R, कैपिटल R है इसकी त्रिज्या। तो इस प्रकार इस गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब। तो V के स्थान पर हम लोग लिखने जा रहे हैं 4/3 पाई R क्यूब। क्लियर है यहाँ पर। तो रो का मान मिला Q/4/3 पाई R क्यूब। या मैं कह सकती हूँ यहाँ से Q बराबर क्या आएगा, ये बट्टे में है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। क्लियर। Q का मान हमने किससे निकाला, इस रो से निकाला। ठीक है, अब हम 3 स्थितियां करेंगे जैसे हमने कोश के लिए किया है। तो पहली स्थिति हमारी जो हम लेंगे वो है, यदि बिंदु जो P है, कोई भी बिंदु P आप बच्चों ले रहे हो, वो बिंदु P कहाँ है, गोले के बाहर। हमने सबसे पहली स्थिति ली है गोले के बाहर स्थित है कोई बिंदु P। फिर मैं लूंगी कोई बिंदु है जो सतह पर है। फिर तीसरा और आखिरी स्थिति होगी गोले के अंदर। तो पहली स्थिति है, यदि कोई बिंदु P गोले के बाहर स्थित है तो इस बिंदु P पर आपका E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ये हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो हमने सपोज यहाँ पर लिया कोई बिंदु P जो कि गोले के बाहर है और माना कि यह केंद्र से R1 दूरी पर स्थित है। जो ये P बिंदु है पृष्ठ के बाहर, वह केंद्र से R1 दूरी पर स्थित है और आपका गोला जो है वो है R त्रिज्या का। तो यहाँ पर जो गौसीय सतह ली जाएगी वो बिल्कुल हमारे पिछले टॉपिक्स की भांति एक गोला ही होगी और उसकी त्रिज्या होगी आपकी R1। क्लियर है। इसके पश्चात हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर आपका गौसीय प्रमेय। गौसीय प्रमेय होता है इंटीग्रल E.ds बराबर सिग्मा Q बटा इप्सिलन नॉट। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, इस गौसीय पृष्ठ पर कहीं पर भी, जहां भी आपका इस गौसीय पृष्ठ पर कोई भी एक बिंदु ले लो, उस बिंदु पर E और ds की दिशा निकालो। E की दिशा निकालने के लिए आपको मैं हमेशा कहती हूँ, यदि धनात्मक है तो E की दिशा बाहर की ओर होगी। तो E की दिशा बाहर की ओर है। आप वो बिंदु जरूरी नहीं यहाँ लें, बिंदु आप यहाँ भी मान सकते हैं।
ई की दिशा हमेशा आपको कहाँ मिलेगी? बाहर की ओर मिलेगी बच्चों। बाहर की ओर क्यों मिल रही है? क्योंकि इट इज पॉजिटिवली चार्ज, यह धनात्मक आवेशित है। एंड फॉर पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेशों के लिए ई की दिशा बाहर की ओर और ऋणात्मक के लिए अंदर की ओर होती है। और यदि हम बात करें इस ds की दिशा की, ds होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा होती है लंबवत बाहर की ओर। तो अगर मैं बिंदु कहीं, अगर इस बिंदु को मैं मान रही हूं, तो ये अगर मेरा कोई सतह है तो ds की दिशा क्या होगी? लंबवत बाहर, इस सतह से लंबवत बाहर, यही होगी इसकी ds की दिशा। यहां मानोगे तो भी इसी पे आएगी बच्चों, आप कहीं पर भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, E और ds की दिशा क्या आती है? समान। E और ds की दिशा समान होने का तात्पर्य है इनके मध्य का कोण आया है आपके पास में 0 डिग्री। ओके, तो बस हमको यहाँ पे लगा लेना है इसको। E डॉट ds है, जब आप डॉट को हटाते हैं बच्चों तो आप लगाते हैं कॉस थीटा। जहां यह थीटा होता है E और ds के मध्य का कोण, ठीक है। सिग्मा क्यू है इस पर कुल आवेश, और हमने कुल आवेश यहाँ कितना माना है? बड़ा वाला Q, तो ये हो जाएगा Q बटा इप्सिलन नॉट, ठीक है। यहाँ पर थीटा का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 0 डिग्री। तो थीटा के स्थान पे लिखेंगे 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री थीटा के स्थान पर रख लेते हैं हम लोग 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। इस कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है हमारे पास में? 1, ठीक है। और ये बैठा यहाँ पर कौन? Q बटा इप्सिलन नॉट। कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, यानी ये हट जाएगा बच्चों। E क्योंकि ये समरूप आवेशित है, समरूप आवेशित यानी कि यहाँ पर Q का मान, आवेश का मान समान है, वह बदल नहीं रहा है, इसलिए E को ले लेंगे हम लोग समाकलन चिन्ह के बाहर। तो अंदर बच जाएगा मेरे पास इंटीग्रल ds बराबर Q बटा इप्सिलन नॉट। कॉस 0 डिग्री का मान मैंने 1 रख दिया है। अब ये बात समझिए, इसका तात्पर्य क्या है? जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। इस इंटीग्रल ds का तात्पर्य है, ये जो हम ds कहाँ ले रहे हैं? गाउसीय पृष्ठ पर। हमारे लिए गाउसीय पृष्ठ क्या है? एक ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या है r1। तो इस हिसाब से जो इंटीग्रल ds है, यानी मैं ये छोटे छोटे क्षेत्रफलों को जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? इस गोलीय पृष्ठ, ये जो बड़ा वाला गाउसीय पृष्ठ है, इस गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई r1 स्क्वायर। r1 क्यों? क्योंकि ये जो गाउसीय पृष्ठ है इसकी त्रिज्या है r1। बहुत ही ध्यान से समझिए बच्चों इस बात को। ये जो इंटीग्रल ds है, ये जो है, ये मेरा किस चीज के लिए है? यह क्षेत्रफल है हमारा गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। और गाउसीय पृष्ठ का आपका जो त्रिज्या है वो है r1, तो इस हिसाब से इसका मान होगा 4 पाई r1 का स्क्वायर। इसे गलती से बड़ा R मत लिखिएगा। अगर आप 4 पाई बड़ा R स्क्वायर लिख देते हैं तो उसका तात्पर्य क्या होगा? उसका तात्पर्य होगा इस वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको ये नहीं चाहिए। हमने कौन सा लिया है पृष्ठ बच्चों? देखो हमने कहाँ लिया है ये पृष्ठ? इस गाउसीय पृष्ठ पर जो अभी अभी आपने बनाया है। तो आपको इसका क्षेत्रफल लेना है, बड़े वाले का, छोटे वाले का नहीं लेना है। इसीलिए इंटीग्रल ds का मान आएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ त्रिज्या है अपने पास r1। तो यहाँ पर हम इसका मान रखते हैं, हमको मिलता है E, इसका मान रखा हमने 4 पाई r1 का स्क्वायर बराबर Q बटा इप्सिलन नॉट। तो इस वजह से हमको E का मान मिलता है, गुणा है, यहाँ लगेगा भाग, Q बराबर 4 पाई इप्सिलन नॉट r1 का स्क्वायर। क्लियर?
ये हमें कहाँ मिला, आउटसाइड, तो मैं इसे O द्वारा दर्शा देती हूँ ताकि आगे जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तो आपको यहाँ पे समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ से मुझे प्राप्त हुआ जो EO है, यानी कि क्षेत्रफल जो आपका बाहर है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, क्या चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बाहर है वो वक्रानुपाती निर्भर करती है उसकी त्रिज्या के वर्ग पर। क्लियर? आप चाहें तो इस E का मान आप रो के रूप में भी लिख सकते हैं, और लिखिएगा और मुझे बताइएगा रो के रूप में आपका इसका उत्तर क्या प्राप्त होता है। अगर आप रो के रूप में लिखेंगे तो आपको सूत्र क्या प्रयोग करना है, रो बराबर Q बटा 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पे देखो Q बटा 4 पाई का मान यहाँ से निकाल लो, 3 यहाँ भाग है तो ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3Q बटा 4 पाई R क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, इसका मान निकाल लो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे Q बटा 4 पाई है, तो यहाँ से मैं इसका मान निकालूंगी तो मुझे क्या प्राप्त होगा, Q बटा 4 पाई बराबर क्या मिलेगा, रो तो यहीं बैठा है, 3 गुणा में था तो यहाँ नीचे भाग लग जाएगा, और ये भाग में था तो ऊपर जाके ये गुणा में लग जाएगा। ठीक है, तो Q बटा 4 पाई का मान आया ये, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो बच्चों। तो E नॉट का मान क्या आएगा, Q बटा 4 पाई के स्थान पर ये लिखेंगे रो R क्यूब बटा 3, नीचे कौन बैठा है, इप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो आप चाहो तो इसे इस रूप में भी लिख सकते हो, रो के रूप में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इस रूप में भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एक बिंदु P लिया, उसे हमने गोले के बाहर रखा और वहां पर हमने पहली स्थिति डिस्कस कर ली। ठीक है, अब जो आपकी स्थिति द्वितीय है, यानी कि जो आपका सेकंड केस है स्टूडेंट्स, वो सेकंड केस है यदि यह बिंदु जो आपका अब आप मान रहे हो, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर हो, तो आपके E का मान क्या आएगा। इट मीन्स इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ योर स्फीयर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E। वी आर डिस्कसिंग नाउ दिस पॉइंट। ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये गोला तो बच्चों दे रखा है ना, ये जो कैपिटल R का है, और ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली हमने धनात्मक आवेशित लिया। अब की बार ये P बिंदु हमने इस पृष्ठ पर ले लिया, तो स्टूडेंट सोचिए गौसीय पृष्ठ क्या होगा, गौसीय पृष्ठ यही होगा, यही होगा, मतलब बड़े R कैपिटल R जितना गोला होगा। यानी कि जब इसको मैंने बाहर लिया था तो हमने दूरी ली थी R1, जब हम यहाँ पर ले रहे हैं तो वो R1 नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, बड़ा R, यानी कि यहाँ पर जो R1 होगी वो किसके बराबर होगी, R के, कैपिटल R के बराबर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो बाहर की ओर आपको प्राप्त हुआ है E का मान, यहाँ पर R1 के स्थान पर R रख दीजिए, हो गया काम। तो यह सतह पर है, इसे हम इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं, इसीलिए मैं इसे S से लिख देती हूँ, और निकालो क्या आता है आपका बच्चों। सही है, काटो, क्या मिला, रो R बटा 3 पाई। गॉट इट? ठीक है, ये हमें को मिल गया है इसकी सतह पर। तो हमने क्या देखा कि यदि बाहर है तो E का मान आपको इस प्रकार प्राप्त हुआ, और यदि सतह पर है तो जो E का मान है वो आपको प्राप्त हुआ E रो बटा 3 इप्सिलॉन। अब जो तीसरा और आखिरी स्थिति हम लोग डिस्कस करेंगे वो है, अब आपका बिंदु P जो है वह गोले के अंदर है, यानी यह जो बिंदु P है वो हमारा गोले के अंदर है। जब बच्चों आप लोग इस बिंदु P को किसी भी चालक के लिए या फिर किसी भी कोश के लिए डिस्कस करते थे तो आप लोग सीधे सीधे यहाँ पे Q का मान 0 रख देते थे, क्योंकि हमने पहले भी कहा अगर चालक गोला है तो अंदर उसके कोई भी आवेश विद्यमान नहीं होगा, किंतु
इस टॉपिक में अचालक गोला है, इसके अंदर आवेश है, इसके अंदर आवेश है, तो यहां पर हम उसको 0 पुट नहीं कर सकते। तो समझिए हम केस थर्ड किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। तो केस तीसरा है, जब बिंदु P, ऐसा मुझे कोई P से खास लगाव नहीं है, आप P की जगह कुछ भी पुट कर दीजिए, ABCD, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आदत है P पुट करने की, आप मर्जी है जो लिखिए ना। जब बिंदु P गोले के अंदर है, आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि गोले के अंदर है तो बस R का मान बदलना है, पर ऐसा नहीं होने वाला, ध्यान से समझिए, ठीक है। ये था मेरा गोला बड़ा वाला, ठीक है, इसकी त्रिज्या थी R। फाइन बच्चों, क्या है, बिंदु P मैंने लिया अंदर, ये है मेरा बिंदु P। तो गौसीय पृष्ठ क्या होगा, इससे गुजरता हुआ आपका एक गोला, क्लियर है, यानी ये छोटू गोला है ना, बिंदु P अंदर है, तो मेरा जो गौसीय पृष्ठ है वो छोटा वाला गोला है। मैं इसको मान लेती हूँ ये त्रिज्या है R2 का, R2 त्रिज्या R से छोटी है। अब आप सोच के बताइए बच्चों कि जो आवेश होगा इस पर, जो छोटे वाले गोले पर जो आवेश होगा, क्या वो इस बड़े वाले गोले के आवेश के बराबर होगा? देखिए और समझिए इस बात को। बड़े वाले गोले, तुम्हें चित्र से भी काफी कुछ दिख रहा होगा, ये देखो, ये आवेश जो है बाहर वाला, ये छोटे वाले गोले में नहीं लिया जा रहा, तो इस हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, ये छोटे वाले गोले के अंदर आवेश का मान कुछ कम होगा, है ना। छोटा गोला है तो आवेश कितना समाएगा, नो डाउट बड़े वाले की तुलना में कुछ कम समाएगा। तो स्टूडेंट्स, मेन लॉजिक यहीं पर है कि ये जो हमारा गौसीय पृष्ठ है, ये जो मैंने थोड़ा सा इसको शेड कर दिया है, ये जो गौसीय पृष्ठ है, इसके लिए जो आवेश है उसको हम लेंगे Q डैश से। Q डैश क्या है, जो गौसीय पृष्ठ है आपका, उसके द्वारा परिबद्ध आवेश, यानी यह कितना आवेश खुद में समाता है, वो है आपका Q डैश। Q डैश जो होता है, आपको ध्यान है, Q का सूत्र होता है रो इंटू V। रो क्या है, घनत्व। हमने देखा था कि रो का मान आप लोगों को क्या प्राप्त हुआ था, रो था Q बटा V, और ये आपको प्राप्त हुआ था 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो ये तो घनत्व है, ये तो नहीं बदल रहा, क्यों, क्योंकि ये समरूप है ना। हमारा गोला कैसा आवेशित है, समरूप। समरूप का तात्पर्य घनत्व का मान कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, घनत्व चेंज नहीं हो रहा, तो रो का मान तो इतना ही है। V क्या है, अब की बार V है इस गौसीय पृष्ठ का आयतन। तो इस गौसीय पृष्ठ का आयतन कितना होगा स्टूडेंट्स, इस पृष्ठ का आयतन, मैं यहाँ पे V डैश लिख लेती हूँ आपकी कन्वीनियंट के लिए। इस गौसीय पृष्ठ का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई R2 का क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ की त्रिज्या है R2, तो V डैश का मान है स्टूडेंट्स 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो रो का और V डैश का मान रख दीजिए, है ना। रो तो पूरे के लिए समरूप है, इसीलिए सेम ही रह रहा है, ये नहीं बदल रहा। और जो हमने गौसीय पृष्ठ लिया, वो गौस पृष्ठ आपके अलग त्रिज्या का है, इसलिए इसका आयतन भी अलग है। क्लियर है, क्लियर है। अब इसे काटिए, हमें Q डैश क्या प्राप्त होता है, Q डैश बराबर Q, ऊपर बचा R2 का क्यूब और नीचे बचा R क्यूब। ये चीज आपको समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। Q डैश यानी कि छोटा वाला जो आपका गौसीय
पृष्ठ है उस पर जो कुल परिबद्ध आवेश का मान आया है वो बड़ा Q नहीं है, वो हमें यह प्राप्त हुआ है। बड़ा Q क्या था? इस पूरे गोले पर आवेश का मान था। Q डैश क्या है? ये जो आपका गॉसिय पृष्ठ है इस पर आवेश का मान है। बस इसका लॉजिक यहीं तक है। ये बेसिक कंसेप्ट आप पकड़ लीजिए, आगे डेरिवेशन आप लोग आराम ही आपसे कर लेंगे। तो करने की कोशिश करिए जैसा हम हमेशा करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा सूत्र E.ds बराबर, अब मैं यहाँ आवेश लिखना चाहती हूँ तो मेरे लिए आवेश क्या है अब की बार? Q डैश बटा इप्सिलॉन नॉट Q डैश। क्यों? क्योंकि इस छोटू से गोले पे अब की आवेश है Q डैश। क्लियर? अब आप करेंगे छोटे वाले गोले पर आप लेंगे कोई भी एक जगह, यहाँ पर ds की दिशा निकालेंगे। ds की दिशा हमेशा लंबवत बाहर की ओर होती है। E की दिशा निकालेंगे, है तो ये भी प्लस C, तो यहाँ पर E की दिशा भी क्या होगी? बाहर की ओर। दोनों की दिशा समान है, यानी थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। अब आप इसको थोड़ा सा पॉज करिए और आप खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है? और देखिए कि आपका और मेरा उत्तर सेम आता है या नहीं। विधि वही है, ओके? तो करिए पॉज और कोशिश करिए, ठीक है? अब हम देखते हैं इसको आगे क्या हुआ हमारे पास। अब आपने डॉट हटाया तो आपको मिला कॉस थीटा, ठीक है? थीटा कितना है? 0 डिग्री बराबर Q डैश। Q डैश का मैं मान रख रही हूँ Q R2 क्यूब बटा R क्यूब, नीचे इप्सिलॉन नॉट का इप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डिग्री का मान 1, इसको रख देंगे। E बाहर लेंगे क्योंकि ये समरूप है, तो ये हो जाएगा E ds बराबर Q R2 का क्यूब R क्यूब बटा इप्सिलॉन नॉट। ये जो है आपका ये वाला ds इंटीग्रल, ये क्या है? छोटू वाला गोला यानी कि गॉसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स, गॉसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा अब की बार? 4 पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि गॉसिय पृष्ठ जो है उसकी त्रिज्या R2 है। रख दीजिए, हल हो गया। मेरे ख्याल से आसान ही लगा होगा। अगर आप कहीं अटके होंगे तो थोड़ा सा यहाँ अटके होंगे, और वरना तो आप लोगों ने बहुत ही आराम से इसको कर लिया होगा, ठीक है? अब इसको काटिए यहाँ पर, तो हमें क्या मिलता है? E बराबर 4 पाई को नीचे ले जाइए, Q R2 बटा 4 पाई को मैं नीचे ले गई हूँ, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये आपको मिल गया इसका उत्तर। ये कहाँ मिला? अंदर की तरफ, तो मैं इसको लिख दूंगी इनसाइड। अगर आप इसे देखते हैं तो आप पाते हैं ये समानुपाती है त्रिज्या के। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप इसको हमने E के रूप में निकाल लिया। अब आप क्या करिए, इसको रो के रूप में खुद निकालिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। रो के रूप में जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो रो R बटा 3 इप्सिलॉन नॉट, R नहीं R2 बटा 3 इप्सिलॉन नॉट प्राप्त होगा। बिल्कुल आपको रो का मान वैसे ही पुट करना है, कोशिश करिए, ये आपका हो जाएगा। तो R2 के रूप में ये प्राप्त हुआ, रो के रूप में ये प्राप्त हुआ। कैसे निकालेंगे मैं आपको अगर हिंट दूं तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे जो रो था, रो क्या था? Q बटा 4 बटा 3 पाई R क्यूब था। यहाँ पे Q बटा 4 पाई है ना? हाँ, 4 पाई का मान इसमें से निकाल लीजिए, है ना? विधि वही है बच्चों, 4 पाई R क्यूब, ठीक। अब Q बटा 4 पाई का मान निकालो, 3 नीचे आएगा, R क्यूब ऊपर आ जाएगा और वैल्यू पुट कर दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है? तो हमको ये क्या प्राप्त होगा? Q बटा 4 पाई R क्यूब, ये R क्यूब बटा ना सीधा निकाल लेते हैं, बराबर रो बटा 3, है ना? Q बटा 4 पाई R क्यूब क्या मिला? तो नीचे ले आओ 3, तो रो बटा 3। तो यहाँ पे क्या करना है? Q बटा 4 पाई R क्यूब, Q बटा 4 पाई R क्यूब की जगह क्या लिखो? रो बटा 3। तो इसकी जगह लिख दो रो बटा 3, बचा क्या? R2 बटा इप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको मान प्राप्त हो गया, ठीक है?
एक और बात ध्यान दे दीजिए बच्चों, अगर आपको पूछे कि भाई अचालक गोला और इसके केंद्र पर मान निकालिए तो क्या लिखोगे? देखो अंदर किस पे निर्भर कर रहा है? R2 पर। केंद्र पर R2 का मान कितना हो जाएगा? 0। तो केंद्र पर E का मान कितना मिल गया? 0। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने जो निष्कर्ष निकाला वो क्या निष्कर्ष निकाला स्टूडेंट्स, कि जो E का मान सतह पर है वो अधिकतम है। कितना मिला? ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। जो E का मान बाहर है वो कितना है? ρr3 बड़ा वाला r3 बटा 3 एप्सिलॉन नॉट r1 का स्क्वायर। और यानी कि हमको वहां क्या मिल रहा है? देखो 3 स्थितियां हैं, मैं आपको अगर लिख के दे दूं यहाँ पर, जो बाहर है वो आपको मिल रहा है वक्रानुपाती त्रिज्या के वर्ग के, ठीक, फाइन। और जो सतह है वो तो आपका कैपिटल R है, ये चीज मिल रही है, ठीक है। और जो अंदर है वो आपको क्या मिल रहा है? समानुपाती R के। देखो बाहर है वक्रानुपाती त्रिज्या के वर्ग के, अंदर है समानुपाती R के। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ग्राफ 1 नंबर का आता है परीक्षा में। तो आप क्या करेंगे? अंदर कैसा है, मैं यहाँ पे मान लेती हूँ R त्रिज्या है। जब R का मान क्या हो जाता है? R। यहाँ पर अंदर क्या ली थी मैंने त्रिज्या? R1। बाहर क्या ली थी त्रिज्या? R2। तो अंदर कैसा है? ये समानुपाती है। यहाँ R2 है बच्चों। समानुपाती का मतलब है सीधी लाइन। ये ग्राफ कैसा जाएगा? स्ट्रेट। समानुपाती है क्योंकि ये अंदर कैसे निर्भर कर रहा है? समानुपाती। सतह पर हो गया अधिकतम। फिर बाहर कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो ये कैसा ग्राफ आता है? इस भांति। ये आया मेरा बाहर, ठीक है। तो ये आता है हमारा इसका ग्राफ को कई स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। परीक्षा में ये सवाल 4 या 5 नंबर का आएगा और आप इसे ग्राफ को मत छोड़िएगा स्टूडेंट्स। हमने जितने भी अनुप्रयोग किए आज तक, लगभग कुछ सालों को छोड़ दें तो बड़ा सवाल जरूर बनता है। सवाल आता है गाउस का नियम लिखिए। इतने जितने अपन ने यहाँ पे अनुप्रयोग डिस्कस किए हैं, जितने भी 5-6 डिस्कस किए हैं, इनमें से कोई एक अनुप्रयोग और उसके पश्चात उसका एक ग्राफ बनाना, ये बड़ा सवाल बनता है। इनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो हम अगले टॉपिक में मिलेंगे कल। हैव अ गुड डे।